हेलो। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 12 की फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे और फिज़िक्स में जो चैप्टर था धारा परपथ तथा किरचॉफ का नियम था। चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी पढ़ी थी और न्यूमेरिकल कंप्लीट किए थे हम लोगों ने। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है, लिखिए आप लोग हेडिंग। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है, चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ये आप चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, खूब न्यूमेरिकल, खूब डेरिवेशन, खूब थ्योरी है इसमें। खूब अच्छे से पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे थ्योरी, कोई थ्योरी छोड़ेंगे नहीं, कंप्लीट थ्योरी रहेगी। ठीक है, तो आज का चैप्टर रहेगा गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक, ये यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड फिजिक्स की ये थर्ड यूनिट है। अभी इसके बाद एक और यूनिट बचेगी फोर्थ, जिसमें चैप्टर रहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगें। यूनिट फोर्थ में ये अभी तीन चैप्टर और रहेंगे जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो आज का चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व रहेगा। तो आप लोग अपनी फेयर कॉपी मेरे साथ निकाल लीजिए और आज की सबसे फर्स्ट हेडिंग लिखिए चुंबकत्व। क्या? चुंबकत्व मैग्नेट। चुंबकत्व है क्या? या चुंबक लिखिए सीधे। ठीक, क्या? मैग्नेट। आज की हेडिंग जो है चुंबकत्व मैग्नेट। मैग्नेट क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक, तो मैग्नेट क्या है देखते हैं। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहाड़ी इलाका होते हैं वहाँ पे लोग लाठी के सहारे चलते हैं। क्या होता है? लाठी के सहारे चलते हैं। और कभी कभी लाठी में देखा होगा नीचे जो यहाँ पे लोहा लगा होता है, लाठी का जो निचला तल होता है उसमें लोहा लगा होता है। उसका रीज़न क्या होता है? रीज़न ये नहीं होता है कि लाठी का निचला हिस्सा घिस जाएगा, ये रीज़न नहीं होता है। वो रीज़न ये होता है कि उसी के सहारे लोग चलते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है मैग्नेटिज्म की, मैग्नेट की। देखो, सन 17वीं शताब्दी की बात है। कितनी? 17वीं शताब्दी की बात है। एशिया माइनर एक ऐसी जगह है। क्या है? एशिया माइनर एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर एक पहाड़ी है। एशिया माइनर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक पहाड़ी है। पहाड़ी पर क्या होता है कि जिस पर व्यक्ति पैर में या लाठी में लोहा लगाकर चलते हैं। लोहा लगाकर चलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो पृथ्वी होता है, ये कहा जाता है पृथ्वी में सब कुछ पाया जाता है। चुंबक, लोहा, हर एक तत्व पाया जाता है, हर एक धातु पाई जाती है। तो पैरों या लाठी में जो लोहा लगा होता है उसका मतलब यही होता है कि वो जो लोहा होता है वो हमें क्या होता है, आसानी से चलने में सहायता प्रदान करता है। वो लोहा पृथ्वी से एक तरह से चिपक कर चलता है, तो जिससे होता है आदमी गिरने की संभावनाएं कम बनी रहती हैं। बात समझ में आ रही? क्या? गिरने की संभावनाएं कम बनी रहती हैं। तो इसी के बारे में हम लोग लिखते हैं। तो लिखना 17वीं शताब्दी में एशिया माइनर, क्या लिखेंगे? 17वीं शताब्दी में क्या लिखना है? 17वीं शताब्दी में, है ना? कौन सी शताब्दी? 17वीं शताब्दी की बात है। 17वीं शताब्दी में एशिया माइनर, ठीक है, एशिया माइनर एक ऐसी जगह है जहाँ पर व्यक्ति अपने पैरों में, क्या? अपने पैरों में नहीं, पैरों में जो पहने हुए होते हैं उनमें, ठीक, जैसे शूज हुए, स्लीपर हुए, इनमें लोहा, अपने पैरों में क्या होता है, लोहा लगाते हैं। ठीक, लोहा लगाते हैं, पैरों में नहीं लगाते हैं। जो चीज़ पहने होते हैं उसमें लगाते हैं। आप लोग ये नहीं समझना, यहाँ पे सेंस जो है अपने पैरों में लोहा लगा होता है ना? लगा इसलिए होता है क्योंकि ये लोहा जो होता है
पत्थर या पहाड़ी से चिपकता है, ठीक है, क्या होता है, चिपकता है। जो पत्थर, जो लोहा, ऐसे लिखिए, जो लोहा पत्थर से चिपकता है जिसे लोहा कहा जाता है, जिसे चुंबक कहा जाता है, ठीक है, यह कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। 17वीं शताब्दी में एशिया माइनर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर व्यक्ति अपने पैरों में लोहा लगाते हैं। लोहा, व्यक्ति के पैरों में क्या लगा होता है, लोहा लगाता है जो पत्थर से चिपकता है, जिसे लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही। लोहा प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, ठीक है, लोहा जो होता है प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, ठीक। तो लिखेंगे अतः लोहा प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, ठीक है। लोहा जो होता है प्रकृति में क्या होता है, स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, ठीक है, बात समझ में आई। लोहा जो होता है, लोहा नहीं, हम लोहा की बात नहीं कर रहे हैं, चुंबक की बात कर रहे हैं, ऐसा लिखे ना, चुंबक, ठीक, लोहा नहीं, चुंबक की बात की जा रही, तो हम चुंबक पढ़ेंगे। चुंबक प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, जो क्या है, जो लोहा है ना, कामा एल्यूमिनियम आदि धातुओं को, आप लोग भी लिखते हैं ना, धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। थोड़ा सा आप भी लिखिएगा, हम बोल भी रहे हैं और साथ में लिख भी रहे हैं। अगर समझ में ना आए तो आप लोग, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनकर भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही, आकर्षित करता है, क्या करता है, आकर्षित करता है। क्लियर हुई बात समझ में आ रही, ठीक है, आकर्षित करता है। ये तो हो गया चुंबक। चुंबक क्या है, चुंबक प्रकृति में पाया जाने वाला एक ऐसा पदार्थ है। क्या है, चुंबक प्रकृति में पाया जाने वाला एक ऐसा पदार्थ है, स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, या पाया जाने वाला एक ऐसा पदार्थ है जो लोहा, एल्यूमिनियम आदि धातुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। ये तो हो गया चुंबक। बात समझ में आ रही। चुंबक की ये डेफिनेशन नहीं पूछता है, लेकिन जो पूछता है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग लिखते ज़रूर रहिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। हेडिंग लिखिए नेक्स्ट, चुंबक के प्रकार। ये तो चुंबक हो गया। चुंबक के प्रकार क्या लिखेंगे, चुंबक के प्रकार। देखिए, चुंबक के दो प्रकार होते हैं, ठीक। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक चुंबक, ठीक है, प्राकृतिक चुंबक, ठीक। दूसरा क्या होता है, कृत्रिम चुंबक, ठीक। फर्स्ट हेडिंग लिखते हैं हम लोग, प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं, देखिए, प्राकृतिक चुंबक जो होता है यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। यह क्या होता है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। इसका ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आकृति निश्चित होती है। इसकी आकर्षण क्षमता बहुत कम होती है। बात समझ में आ रही है। जो प्राकृतिक चुंबक होता है, आइए इसके बारे में लिखते हैं। लिखेंगे, यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला एक पदार्थ है, ठीक। क्या है, एक पदार्थ है जिसकी आकर्षण क्षमता है ना, जिसकी आकर्षण क्षमता कम होती है, जिसकी आकर्षण क्षमता क्या होती है, कम होती है, ठीक। इसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक।
आकार क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये प्रकृति में अगर हमें आयताकार रूप में मिल गया तो ये आयताकार में ही मिलेगा। ठीक, बात समझिए, इसका कोई आकार नहीं होता है। ठीक, कैसा भी हो सकता है, लंबा हो सकता है, गोल हो सकता है, मोटा हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है। चुंबक जो प्राकृतिक चुंबक होता है उसका आकार फिक्स नहीं होता है, कैसा होता है। क्लियर हो रही? और इसकी सबसे खास बात ये है कि इसकी आकर्षण क्षमता बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इस चुंबक में मिट्टी भी मिली होती है, धातुएं भी मिली होती हैं, पानी भी होता है, ऊपर पानी की लेयर नहीं होती है। हाँ, तो तमाम प्रकार के इसमें अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं, इसलिए इसकी आकर्षण क्षमता क्या होती है? कम होती है। क्लियर हुई बात समझ में आ रही? तो प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? यह प्रकृति में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। ठीक है, यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है। इसकी आकर्षण क्षमता कम होती है और इसका आकार निश्चित नहीं होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, ये क्या हो गया? प्राकृतिक चुंबक। ठीक, सेकंड हेडिंग लिखना, कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक, ठीक है। देखिए, हमें प्राकृतिक चुंबक नहीं पढ़ना है, इस पूरे चैप्टर में प्राकृतिक चुंबक नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है मेरे भाई? पढ़ना फिर कृत्रिम चुंबक है, क्योंकि प्राकृतिक चुंबक का कहीं रोल नहीं है। प्राकृतिक चुंबक का कहीं रोल नहीं, हमें पढ़ना कृत्रिम चुंबक है। ठीक, कृत्रिम चुंबक क्या होता है? देखिए, कृत्रिम चुंबक क्या है? यह एक मानव निर्मित द्वारा बनाया जाता है। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? ये मानव निर्मित होता है। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? लिखते हैं, आप भी लिखिए, ये मानव निर्मित होता है। मानव निर्मित होता है। ठीक है, मानव निर्मित होता है। इसकी आकर्षण क्षमता ज़्यादा होती है। क्या लिखेंगे? इसकी आकर्षण क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी आकर्षण क्षमता ज़्यादा होती है और इसका आकार भी निश्चित होता है। क्या लिखेंगे? इसका आकार भी निश्चित होता है। निश्चित होता है। ठीक है, अगर इसकी आकर्षण क्षमता होती है तो इसका प्रयोग प्रायोगिक, है ना, कार्यों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? प्रायोगिक कार्यों में किया जाता है। प्रायोगिक कार्य क्या होते हैं? ठीक, प्रायोगिक कार्य क्या होते हैं? जैसे आप लोग स्पीकर बनाते हैं, है ना, स्पीकर के पीछे देखा होगा गोल गोल टाइप में लगा होता है। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? प्रायोगिक कार्यों में करते हैं और इसकी आकर्षण क्षमता ज़्यादा होती है, इसका आकार भी निश्चित होता है। क्लियर हो रही बात? हाँ, लिखते जाना, ज़रूर लिखते जाना, हम हर एक बात को समझाएंगे। देखिए, जो कृत्रिम चुंबक होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक, नए लाइन से लिखिएगा, कृत्रिम चुंबक दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? दो प्रकार देखते हैं। एक तो होता है दंड चुंबक। क्या होता है? दंड चुंबक। दूसरा होता है नाल चुंबक। क्या? नाल चुंबक। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दंड चुंबक क्या होता है? देखिए, दंड चुंबक का आकार क्या होता है? ऐसे होता है। ठीक है, ये नाल चुंबक का आकार एक घोड़े की नाल के जैसे होते हैं, ये। ठीक है, ये क्या होता है? ये नाल चुंबक का आकार होता है। दंड चुंबक का आकार ऐसा होता है और नाल चुंबक का आकार ये होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? थोड़ा सा समझते जाना, देखते हैं। अब इसमें थोड़ी सी हम और जानकारी करते हैं। देखिए, इसमें दो ध्रुव होते हैं। एक तो नॉर्थ पोल होता है, इंग्लिश में पोल बोलते हैं ध्रुव को। एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। इसमें भी एक उत्तरी ध्रुव होगा और एक क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव होगा। नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना, चुंबक के ध्रुव। ठीक, ये सब लिखते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं सब बातें बताऊंगा, हर एक थ्योरी का आएंगे, बिल्कुल फ्री कराते हैं यूट्यूब पर, कोई चार्ज नहीं पड़ता है इसका, आप लोगों का कोई चार्ज नहीं पड़ता, बिल्कुल फ्री है, मुफ्त में। हाँ, नोट ज़रूर कीजिए, नोट करते रहिए।
हमारी थोड़ी सी राइटिंग सही नहीं है ना, तो आप लोग अपनी राइटिंग अच्छे से लिखेंगे, साफ साफ, ठीक है। हाँ, हम बोल भी देते हैं तो आप लिख सकते हैं। अगर बोर्ड पे समझ में नहीं आता क्या लिखा है तो आप जो मैं बोल देता हूँ उसको लिख सकते हैं। अगर जल्दी बोल देते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा रोक के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए चुंबक के ध्रुव। क्या? चुंबक के ध्रुव। चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं? हेडिंग लिखिए चुंबक के ध्रुव। देखिए चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं? चुंबक का वह क्षेत्र होता है, चुंबक का वह क्षेत्र होता है जिस स्थान पर चुंबक की आकर्षण क्षमता ज़्यादा होती है। बात समझ में आ रही? चुंबक का ध्रुव क्या होता है? चुंबक का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण क्षमता सबसे अधिक होती है, जिस बिंदु पर आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है वह चुंबक का ध्रुव कहलाता है। जैसे हम मान लेते हैं ये एक हम चुंबक बनाया है, ठीक है। ये कौन सा चुंबक है मेरे भाई? ये कौन सा चुंबक है? ये दंड चुंबक है ना। ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है? साउथ पोल है। हमने बताया चुंबक किसी भी चुंबक में चुंबक का वह क्षेत्र जहाँ पर आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। मान लेते हैं यहाँ पर ये एक बिंदु है, इस बिंदु पर आकर्षण क्षमता क्या है? ज़्यादा है। बात समझ में आ रही? आकर्षण क्षमता क्या है? ज़्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा? चुंबक का ध्रुव कहलाएगा, पोल ऑफ मैग्नेट कहलाएगा। तो लिखते हैं परिभाषा, वह क्षेत्र, क्या लिखेंगे? वह क्षेत्र जहाँ चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा हो, ठीक, सबसे अधिक होती है ना। चुंबक का ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबक का ध्रुव कहलाता है। बात समझ में आ रही? चुंबक का ध्रुव कहलाता है। जहाँ पर आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चुंबक का ध्रुव कहते हैं। बात समझ में आ रही? अब देखिए कुछ से बेसिक बातें समझते हैं जो कि नोट पॉइंट के रूप में आप लिख सकते हैं। देखिए चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। आप लोग लिखना, चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है, ठीक है। 2 कौन कौन सी होती है? जैसे मैंने ये बना दिया है, ये एक नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। तो चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही? क्लियर हो रहा कि नहीं क्लियर हो रहा? ये फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है आपको कि चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर हुई? सेकंड पॉइंट पे लिखना है, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या लगता है? प्रतिकर्षण लगता है। प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है, ठीक है। क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। देखते हैं कैसे। जैसे हमने मान लिया, ये हमने क्या लिया है? एक चुंबक लिया है, इसका ध्रुव हमने मान लिया नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। इसी के जस्ट में अगर हम एक साउथ पोल का ध्रुव और ले लेते हैं, ये साउथ है, ये क्या ले लिया हमने? नॉर्थ ले लिया, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? ये साउथ एक दूसरे से क्या होंगे? दूर भागेंगे। क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही? अगर चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? सदैव प्रतिकर्षण बल होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। याद रखना, क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमने क्या लिया? ये नॉर्थ पोल लिया, ये साउथ पोल लिया, ठीक है। एक और हम फिगर बना रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या लिया? ये नॉर्थ पोल लिया,
ये साउथ पोल लिया, तो ये दोनों क्या करेंगे, आकर्षण की क्षमता होगी इनमें, क्या करेंगे, आकर्षण बल करेंगे। ठीक, कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि ये क्या है, विपरीत चुंबक है। क्या है, विपरीत चुंबक है। क्लियर हो रही बात। देखो बात अगर समझ में नहीं आती है तो पढ़ाने में फिर मज़ा नहीं आता है। हाँ, क्लियर हो रही बात, बात समझ में आ रही। देखो हर स्टेप को आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, अगर आप नोट करेंगे तभी मज़ा आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, इतनी भी नोट की। थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए चुंबक को हम चाहे कितनी भी बार काटें लेकिन चुंबक के ध्रुव नहीं बदलते हैं। तो है ऐसे लिखना, कभी भी कोई चुंबक के ध्रुव नहीं बदलते हैं। अच्छा, बदलते क्यों नहीं, ये भी मैं समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए जैसे मैंने एक चुंबक लिया है ये, ठीक, ये चुंबक लिया है, ठीक, इसके ये नॉर्थ पोल हो गए, ये इसका क्या हो गया, साउथ पोल। इस चुंबक को मान लो यहाँ से हमने काट दिया, ठीक, यहाँ से ऐसे काट दिया, तो इसमें ये नॉर्थ पोल कहलाएगा। इसके देखो इसको ये ऐसे बन जाएगा, फिर कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा। आपने काट दिया दो जगह, फिर ये कट गया, भाई उसके ध्रुव तो चेंज नहीं होंगे, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ हो गया। इसको काट दो, इसको फिर से काट दो, अगर इसको काट दोगे तो ये इतना छोटा बन जाएगा मान लो, तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा। इसको काट दिए तो ये बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा। मान लो इसको भी आपने काट दिया तो ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके ध्रुव कभी भी चेंज नहीं होते हैं, इसके ध्रुव कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो एक चुंबक को चाहे जितनी बार काट दें, जैसे ये मार्कर है इसको हमने 20 से काट दिया, ठीक है, तो इसमें दो ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। फिर से इसको आधे को आपने काट दिया तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। फिर से चाहे जितनी बार एक चुंबक को काटो उसके ध्रुव कितने ही रहेंगे, दो रहेंगे। क्लियर हुई बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई, कितनी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो एक चुंबक को चाहे जितनी बार काटा जाए उसके ध्रुवों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो नोट पॉइंट में लिख लेना आप लोग, बदलते नहीं, जैसा कि मैंने लिखा है कभी भी कोई भी चुंबक के ध्रुव नहीं बदलते हैं। तो लिख सकते हो आप लोग, नोट पॉइंट में लिख सकते हो आप लोग, एक चुंबक को, है ना, एक चुंबक को चाहे कितनी बार क्यों ना काटा जाए परंतु उसके ध्रुव दो ही रहते हैं। ध्रुव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्रुव चार नहीं होंगे, सिर्फ कितने रहेंगे, ध्रुव दो ही रहेंगे। ठीक है, नोट कीजिए भाई, नोट कीजिए। ये चुंबक के ध्रुव की बात की हमने आपसे। तो चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं, जहाँ पर आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, चुंबक में जहाँ पर आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक के ध्रुव कहते हैं। ठीक है, फिर चुंबक के ध्रुव हमने बताया है कौन कौन से होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक, फिर चुंबक से रिलेटेड, ध्रुवों से रिलेटेड हमने कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताई हैं, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी है जो कि आपने समझा है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ऑयस्टर्ड का प्रयोग। ऑयस्टर्ड का प्रयोग, ऑयस्टर्ड का प्रयोग। देखिए ऑयस्टर्ड साहब ने एक प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था उन्होंने? प्रयोग ये किया था, उन्होंने कहा अगर हमारे पास कोई एक चुंबक है, जैसे मान लो एक कोई ये चुंबक है, ठीक है, ये क्या है, ये चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल है। ठीक, उन्होंने कहा अगर इस चुंबक में हम क्या करें हैं, इस चुंबक में अगर हम धारा प्रवाहित कराते हैं, ठीक है, इस चुंबक में अगर हम धारा प्रवाहित कराते हैं, ठीक, धारा प्रवाहित कराते हैं तो होता क्या है, ये चुंबक की कुंजी है भाई के, ये चुंबक की क्या है, कुंजी के है। तो धारा जब प्रवाहित कराएंगे तो जाहिर सी बात चुंबक के ध्रुव जो होते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। कैसे इंटरचेंज हो जाते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई एक पदार्थ है, ठीक है, तो ये क्या है, एक पदार्थ है, इस पदार्थ में दो ध्रुव हैं, हमने बताए हैं, देखिए ज़रा, ये हमने बनाया है, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। ठीक, जैसे मैंने इस चुंबक में धारा प्रवाहित की,
क्या धारा मैंने इंटर की तो क्या हुआ, ये जो ध्रुव थे ये इसके विक्षेपित होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इंटरचेंज कैसे हो सकते हैं, हो सकता है ये इस कंडीशन में हो जाए। बात समझ में आ रही, जैसे नॉर्थ पोल ये था, नॉर्थ पोल ये था, अब ये हो गया, ठीक है, अब ये हो गया, साउथ पोल हो गया। मतलब इनके ध्रुव क्या हो सकते हैं, विक्षेपित हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं इस क्रम में हो सकते हैं, देखिए ऐसे भी हो सकते हैं। ओ सॉरी, ये तो बना ही है, ठीक है, ये साउथ पोल हो सकता है, ये नॉर्थ पोल हो सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि इस क्रम में विक्षेपित हो जाते हैं। ऑस्टर्ड साहब ने कहा था कि अगर हम किसी चुंबक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, बस कुछ नहीं, यही कहा था इन्होंने। अब ध्रुव विक्षेपित होने का मतलब क्या है भाई, जैसे मान लो जैसे मेरा कोई आदमी है, जीवित प्राणी है, उस जीवित प्राणी के जब शांति की अवस्था में रहता है, उसमें जब उस व्यक्ति में जब करंट लग जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, कंपन हो जाता है। तो उसकी पूरी बॉडी क्या होती है, एक विक्षेपित की कंडीशन में हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी क्या होती है, एक इंटरचेंज की कंडीशन में हो जाती है। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो ठीक वही रूल यहाँ पे भी हो रहा है कि अगर हम किसी चुंबक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। तो मैं लिखता हूँ इनके बारे में क्या है। हाँ ठीक है, बात समझ में आ रही, कुछ खास नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में है तो जाहिर सी बात पढ़ना पड़ेगा। तो लिखिएगा चुंबक, ऑस्टर्ड साहब का नियम, ठीक है, ऑस्टर्ड साहब का प्रयोग। पहला इनका है, जब किसी, क्या आप लोग भी लिखिए, जब किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, क्या की जाती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके ध्रुव बदल जाते हैं, ठीक है, बदल जाते हैं। ध्रुव क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके ध्रुव क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। क्लियर हुई, नोट कीजिए। ठीक है, हाँ, सेकंड पॉइंट लिखना, जब धारावाही चालक में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित की जाती है ना, प्रवाहित की जाती है तो ध्रुव क्या होते हैं, तो ध्रुव विक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही। तो ध्रुव क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। ये क्या है, ये ऑस्टर्ड साहब का प्रयोग है। ये क्या है, ये ऑस्टर्ड साहब का प्रयोग है। नोट कीजिए भाई फटाफट। ध्रुव क्या होते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। क्लियर हुई बात, नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चरण लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र। क्या, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, चुंबक है।
ये क्या है, ये चुंबक है, ये चुंबकीय वस्तु रखी है, हमने क्या किया है, ये एक वस्तु रखी है। तो देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, चुंबक जहाँ तक चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, चुंबक किसी वस्तु को, चुंबक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी वस्तु को चुंबक अपनी ओर जहाँ तक आकर्षित कर लेता है उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी, ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी चुंबक की चारों ओर का वह क्षेत्र है ना, वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसे या उस क्षेत्र को क्या, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? थोड़ा सा आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए, मैं बोल भी दे रहा हूँ। क्या है, जहाँ किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या लिखा है, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हुई बात? हाँ, नोट जरूर कीजिए भाई, नोट करना तो आपका स्वाभाविक गुण है ना। अगली हेडिंग लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। हमने बताया था अभी, चुंबक क्षेत्र क्या बताया था, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई चुंबकीय वस्तु को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जो आकर्षित करता है उसमें हमें कुछ मिलता है मान। क्या मिलता है, मान। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, क्या लिखेंगे, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, क्षेत्र के मान को, है ना, मान को चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से, B से प्रदर्शित करते हैं। किससे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से प्रदर्शित करते हैं। और ये कैसी राशि है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। बात समझ में आ रही, कैसी राशि है, सदिश राशि है। अच्छा देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुछ कारणों पर डिपेंड करती है, वो मैं कारण बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में हम आपको समझाना चाहते हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र है कैसे, किस कंडीशन में है, तो वो भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसी के माध्यम से समझ सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसे कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, इसे B से प्रदर्शित करते हैं। किससे, B से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ रही? अगली हेडिंग लिखिए मेरे साथ, नोट कीजिए भाई, नोट करते रहिए। हाँ, हो गया। ठीक है, हो गया। हाँ, देखिए अगला क्या है, किसी भी धारावाही, क्या किसी धारावाही चालक की अल्पांश लंबाई
1 मिनट। ठीक, ये हेडिंग लिखिएगा, किसी धारावाही चालक की अल्पांश लंबाई के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अथवा बायो सैवर्ट का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये खूब पूछा जाता है। किसी भी धारावाही चालक, क्या है हेडिंग देखिए पहले, बाद में समझाते हैं। किसी भी धारावाही चालक की अल्पांश लंबाई के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अथवा बायो सैवर्ट का नियम। क्या बायो सैवर्ट का नियम? बायो और सैवर्ट 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नियम प्रतिपादित किया था या यह रूल प्रतिपादित किया था। देखिए, एक अल्पांश लंबाई का मैंने धारावाही चालक लिया है, ठीक। ये क्या है? एक धारावाही चालक है, ठीक। धारावाही चालक का एक अल्पांश लंबाई ए बी है जिसके बीच की दूरी क्या? डेल्टा एल है। बिंदु बी से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर हुई? ये तो मैंने फिगर बनाया है, फिगर के बारे में मैंने लिखा है, माना अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक, ये जो तार है ये धारावाही चालक है, ये अनंत लंबाई का है। एक सूक्ष्म लंबाई ए बी है, ए बी से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ए बी की अल्पांश लंबाई क्या है? डेल्टा एल है, ठीक। हमें बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो लिखा है मैंने, बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इस चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही? फिर हम क्या लिखेंगे? जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के क्या होगी? अनुक्रमानुपाती होगी। ये समीकरण क्या हो गई? सेकंड हो गई, ठीक है, ठीक। फिर क्या होगी? जो चुंबकीय क्षेत्र होगी वो दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण क्या हो गई? थर्ड हो गई। बात समझ में आना? आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो चुंबकीय क्षेत्र बी होता है वो थीटा की जया के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ये समीकरण क्या हो गई? फोर्थ हो गई। ये समीकरण क्या हो गई? फोर्थ होगी। तो देखते हैं, हम लोग लिखते हैं समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड व फोर्थ से, है ना। फोर्थ से हमें मिलेगा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, क्या मिलेगा? आई डेल्टा एल साइन थीटा इंटू में 1/r। तो हम लिख सकते हैं बी, देखिए हमें ये मिला है। इस जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो कोई भी नियतांक लाते हैं, तो नियतांक हम वो यहाँ पर ला रहे हैं b = μ0/4 पाई, है ना, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में r²। ये क्या है? ये हमें बिंदु P पर हमें जो मिली है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। अच्छा, जो μ0/4 पाई है, μ0/4 पाई है, इसे कहते क्या हैं? इसे कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। क्या कहते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता। क्या कहते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। जो μ0/4 पाई है, इसे क्या कहते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक है। नोट किया? नोट कीजिए फटाफट। फिर इसका हम मात्रक बताते हैं और बीमा बताते हैं, ठीक है। हो गया। नोट अगर हम मिटा दिए हैं तो वीडियो को आप रोक लीजिए, आराम से नोट कीजिए, कोई जल्दबाजी थोड़ी ना है। हाँ, देखिए हम इतना मिटा रहे हैं। देखिए इसका हम मात्रक वात्रक समझते हैं। देखिए अभी भी हमें मिला है b = μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में r²। ये हमें मिला है। बोलो भाई, मिला है कि नहीं मिला है? हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है? अगर हम यहाँ से देखें, क्या देखें, μ0 देखते हैं तो क्या मिलेगा? μ0 मिलेगा b इंटू में 4 पाई इंटू में r² अपॉन में आई डेल्टा एल साइन थीटा। यही तो मिलेगा।
बोलो यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो भैया, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बात समझ में आ रही है? बोलो भैया, बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है? ठीक, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, मात्रक हम लोग निकालना चाह रहे हैं, तो मात्रक क्या होगा? हमें b चाहिए है, तो देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, F = I/BL sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम b = देखते हैं तो F/I/L लिख सकते हैं। साइन थीटा का कोई वैल्यू नहीं होता है ना, तो जहाँ पर b है वहाँ पर हम ये रख सकते हैं। अच्छा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? b = देखिए ये न्यूटन हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्पियर, और ये हो जाएगा मीटर, है ना। इसको हम यही तो लिख सकते हैं। बोलो भैया, ये क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्पियर, है ना, मीटर हो जाएगा। तो देखते हैं, लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर, न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूरी है। फिर क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, है ना, गुणे क्या हो जाएगा? मीटर, डेल्टा एल की लंबाई क्या हो जाएगा? मीटर, और फिर क्या हो जाएगा? इसका मात्रा क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर हो जाएगा। देखिए ये मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या है? न्यूटन। ठीक है, ये क्या है? न्यूटन। तो मात्रा क्या हो जाएगा? ये न्यूटन हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा? एम्पियर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रही? हाँ, स्क्वायर है तो ये भी मीटर काट दो, तो यहाँ पे मीटर खत्म, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। न्यूटन बटे एम्पियर मीटर मात्रक हो जाएगा। अच्छा, बीमा की बात करते हैं, तो बीमा है न्यूटन बल का मात्रक होता है, बल की बीमा क्या होती है? mL/t-2, यही तो होती है मुझे लगता है, mL/t-2। एम्पियर की बीमा क्या होती है? ए होती है। क्या होती है? ए, यहाँ पे स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख दो, तो क्या हो जाएगा? mL/t-2 a-2, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी बीमा, ये क्या हो जाएगी? बीमा हो जाएगी। ठीक, इसके फिर मान देख लेते हैं हम थोड़ा सा। जैसे मैंने लिखा है μ0/4π इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁷। क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁷। तो अगर μ0 = लिखे तो 4π × 10⁻⁷, ये इसका मान होता है। ये क्या होता है? ये मान होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? क्या हो रही? बात समझ में आ रही? बोलो, कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर एक और होता है μ0/2π = 2 × 10⁻⁷। ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ये इसके मान है। ठीक है, ये भी एक काम कहाँ आएंगे? जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब काम आएंगे। नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए भाई।